आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तुम्हें पता ही है कि इंडिया इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है। और ये आज़ादी हमें कैसे मिली और किन लोगों के द्वारा मिली और किन्होंने हमारे ऊपर इतने सालों तक राज किया, उसके बारे में ये चैप्टर है। अब हम चलेंगे 350 ईयर बैक, यानी कि 350 साल हम पुरानी बातें करेंगे कि कैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुई थी। सबसे पहले ट्रेड एंड ईस्ट इंडिया कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आए कैसे और उन्होंने कैसे अपना अधिकार यहाँ पर जमाया। 17th सेंचुरी के अंदर जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए थे। इससे पहले पोर्टुगीज आए थे, पोर्टुगीज के बाद डच और उसके बाद फ्रेंच और फाइनली द इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स आए थे। ईच ऑफ देम फॉर्म देयर ओन ईस्ट इंडिया कंपनी। सभी ने अपनी अपनी एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी टू ट्रेड विद द इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए। ऑल दीज कंपनीज वांटेड टू ट्रेड विद इंडिया फॉर 2 रीजन। अब क्यों वो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, क्यों? उसके 2 रीजन थे। तो पहला रीजन था, वन, इंडिया वॉज रिच इन स्पाइसेस एंड कॉटन टेक्सटाइल। जो इंडिया था वो बहुत ज्यादा रिच था स्पाइसेस और कॉटन टेक्सटाइल्स के मामले में। यानी यहाँ पे इंडिया में पहले बहुत ज्यादा स्पाइसेस उगाए जाते थे जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते थे और कॉटन टेक्सटाइल्स भी यहाँ पे बहुत सारी थी। सेकेंड वन इज इंडिया वॉज अ ह्यूज मार्केट फॉर देयर गुड्स। और इंडिया इतना बड़ा मार्केट था कि उनके लिए ये बहुत यानी कि बेनिफिशियल था कि भाई इंडिया में हम सामान सस्ते में लेके, और महंगा जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे, अपने इंग्लैंड में वहां पे मशीनरी ज्यादा थी तो वहां पे वो बना के गुड्स सस्ते में और यहाँ पे महंगे दामों में बेचा करते थे। तो इस प्रकार से उनको बहुत ज्यादा फायदा होता था, इसीलिए इंडिया को प्रेफर किया जाता था ट्रेड के लिए। अब सर थॉमस रॉय एन इंग्लिश एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ एम्परर जहांगीर गॉट द परमिशन फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया। जो सर थॉमस रॉय थे, इंग्लिश एम्बेसडर थे, इन्होंने जहांगीर से, जो उस समय के इंडिया के जो एम्परर थे जहांगीर, उनसे परमिशन मांगी कि हम इंडिया के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं। When the permission was granted, the English East India Company quickly established the factories in Surat, Bharuch, Bombay, Calcutta and Madras and many other places. तो जब सर थॉमस रॉय को परमिशन मिल गई, जहांगीर ने उनकी परमिशन ग्रांट कर ली, तो उन्होंने बहुत जल्दी से सूरत में, भरूच में, बॉम्बे में, कोलकाता में, यहाँ पर उन्होंने अपनी नई फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनी रूल। कैसे कंपनी रूल एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया के अंदर? द कंपनीज ट्रेड प्रूव टू बी वेरी सक्सेसफुल, दिस मेड देम पावरफुल। जब उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया तो वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा और इससे वो क्या हो गए थे, अंग्रेज जो थे, ब्रिटिशर थे, वो बहुत पावरफुल हो चुके थे। सो दे स्टार्टेड कैरिंग आउट कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। अब उन्होंने क्या सोचा कि हम पावरफुल तो है ही, तो हम यहाँ पर इंडिया में क्यों नहीं कॉन्क्वेस्ट करना। कॉन्क्वेस्ट करना मतलब इंडिया पे राज करना, यानी उनका ही बोलबाला था उस समय। इन 1757 सी इट वॉन द बैटल ऑफ प्लासी, फॉट विद सिराजुद्दौला। 1757 जो फर्स्ट वॉर थी उनकी अंग्रेजों की, सिराजुद्दौला के साथ हुई थी। और उस युद्ध को क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि प्लासी में वो युद्ध लड़ा गया था। ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था एंड मीर जाफर इज कमांडर इन चीफ। और मीर जाफर नवाब, जो ये बंगाल के नवाब थे, उनकी जो आर्मी के चीफ थे वो कौन थे? मीर जाफर। तो इनके साथ उनकी लड़ाई हुई थी। इन दिस वॉर द कंपनी लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव वाज हेल्प्ड बाय द मीर जाफर हु बिट्रेड सिराजुद्दौला। अब वैसे तो ये नहीं जीत पाते ये वाला युद्ध, परंतु उसने, जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उस कंपनी के जो लीडर थे, तो उन्होंने, अंग्रेजों के जो लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, मीर जाफर को लालच दिया कि अगर तुम हमारे साथ मिल जाते हो तो हम बंगाल का जो नवाब है वो हम तुम्हें बना देंगे। और उन्होंने, जो मीर जाफर था, उसने बिट्रेड किया, यानी सिराजुद्दौला का धोखा दिया सिराजुद्दौला को, और फिर अंग्रेजों के साथ मिल गया और उस समय फिर सिराजुद्दौला ये युद्ध हार गए थे। इसके बाद द एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई। अब अंग्रेजों को लगा धीरे धीरे हमें सबको हटाना ही पड़ेगा, तो उसके बाद उन्होंने फ्रेंच वॉर शुरू की। अब ये जो फ्रेंच वॉर थी वो फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फ्रेंच ट्रेड को इंडिया से बिल्कुल एंड कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया था। In 1764 CE, the Battle of Buxar, the British defeated the Mughal Emperor Shah Alam II and Siwajuddaulah and the Nawab of Awadh.
अब धीरे धीरे अंग्रेजों को लगा एक एक करके हमें सबको हटाना पड़ेगा, तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। यानी बक्सर एक जगह है जहां पे अंग्रेजों ने किसको हराया था? मुगल एम्परर शाह आलम टू को, शुआजुद्दौला और नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे इनको हरा दिया था। As a result, the British won the Diwani rights present day Bengal, बिहार, झारखंड एंड द ओडिशा। अब इस तरीके से जब वो युद्ध एक के बाद एक जीतते जा रहे थे, तो अब उन्होंने अपना दीवानी राइट्स का मतलब ये होता था कि वो टैक्स लेने के लिए एलिजिबल हो गए थे। तो उन दिनों वो बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट करते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। द मुगल फेस फर्दर ह्यूमिलाइजेशन व्हेन द कंपनी गेव देम अ फिक्स रेगुलर इनकम विच वॉज जस्ट इनफ फॉर देयर सर्वाइवल। अब क्या होने लगा? मुगल्स को बड़ा यानी कि ह्यूमिलाइजेशन यानी कि फेस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो थे उनको बिल्कुल फिक्स इनकम देते थे, जितने में उनका सिर्फ क्या हो पाए? सर्वाइवल, यानी वो जो खाना पीना या जो थोड़े बहुत उनके खर्चे थे बस वही पूरे हो पाते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी स्टार्टेड कॉन्क्वेयरिंग अदर इंडियन किंगडम्स। अब बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने और आगे कॉन्क्वेयर करना शुरू कर दिया था, इंडियन किंगडम को हराना शुरू कर दिया था। इन 1719 CE इट वॉन ओवर द मैसूर बाय डिफीटिंग टीपू सुल्तान द बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम। अब बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम में उन्होंने टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे उसको हरा दिया और उसके ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिफीटेड द मराठास द रूलर्स ऑफ अवध एंड पंजाब। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। उसके बाद उन्होंने मराठास को हरा दिया, अवध के और पंजाब के रूलर्स को हरा दिया। The company also introduced several laws and policies like subsidiary alliances and doctrine of lapse to expand their rule. अब कंपनी ने दो पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, एक सब्सिडरी अलायंसेज और एक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो सब्सिडरी अलायंसेज का मतलब क्या होता था कि जो इंडियन राजा थे उस समय, इंडियन किंगडम में जो राजा थे, तो उनको अपनी आर्मी रखने का अधिकार नहीं था। अगर उनको प्रोटेक्शन चाहिए तो ब्रिटिश आर्मी से ही लेनी पड़ेगी। और उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब ये था कि अगर किसी के पास, किसी राजा के पास अपना मेल हायर नहीं है, मेल हायर का मतलब उसका पहले ऐसा होता था कि राजा का बेटा राजा बनता था। अगर राजा के पास अपना खुद का बेटा नहीं है तो वो जो जितना भी उसका किंगडम होगा वो अंग्रेजों के अधिकार में चला जाएगा। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से भी बड़े लोग जो थे वो बड़ा गुस्सा हो गए थे। और ये जो सब्सिडरी अलायंसेस था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ले ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अकॉर्डिंग इंडियन रूलर को अपनी आर्मी बनाने की जरूरत नहीं है और दिस गेव द ब्रिटिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स ऑफ दैट रूलर। तो इससे क्या होने लगा? पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होने लगा उन रूलर के ऊपर। देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी इंट्रोड्यूस किसके द्वारा की गई थी? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने मराठास किंगडम पे, झांसी पे, अवध में इन्होंने अधिकार अपना कर लिया था। तुम्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पता होगा कि उसने एक पुत्र को गोद लिया था, बट अंग्रेजों ने उस गोद वाले पुत्र को उसका मेल हायर नहीं माना था। नेचुरल मेल हायर का मतलब उनका खुद का सगा बेटा होना चाहिए। तो इसी वजह से झांसी की रानी ने भी अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए अपनी जान गंवा दी थी और जो झांसी वाला एरिया था वो भी अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। इतना सब देखकर लोगों के मन में, इंडियन किंगडम के मन में, जो इंडियन किंगडम के जो राजा थे उनके मन में बड़ा गुस्सा भरने लगा कि ये अंग्रेज तो धीरे धीरे हमें चीट करते हुए जा रहे हैं। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो 1857 में शुरू हुई थी। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस लॉज एंड मीन फॉर देयर ओनली बेनिफिट। अब जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा क्या करते थे? ऐसे रूल्स बनाते थे जिससे उनको खुद को बेनिफिट होता हो और बाकी इंडियंस को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी। मैनी इंडियन रूलर्स फेल्ट चीटेड बिकॉज द सब्सिडरी अलायंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये जो दो पॉलिसी इन्होंने बनाई थी, सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो इससे इंडियन रूलर को बड़ी यानी कि परेशानी हो रही थी, बड़ा वो अपने आप को चीट महसूस कर रहे थे। ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज फोर्स फार्मर टू ग्रो कैश क्रॉप फॉर पुअर रिटर्न्स। अब ब्रिटिश जो थे उन्होंने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी अपनाई, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? फार्मर को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए बोला जाता था। कैश क्रॉप्स का मतलब कॉटन, जूट और इंडिगो उगाने के लिए कहा जाता था। तो उसकी वजह से उनको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलते थे और उस समय बंगाल में फेमाइन आ गई थी। फेमाइन का मतलब भूखमरी आ गई थी
क्योंकि वो ऐसी क्रॉप्स को नहीं उगा पा रहे थे जिनसे उनको खाने के लिए मिल सके। द हारेस्ट फेमाइन इन इंडिया इन इंडियन हिस्ट्री, ये बंगाल में जो फेमाइन आया था वो सबसे ज्यादा बुरी फेमाइन थी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। लाखों लोग ऐसे थे जो भूखे मर रहे थे। इट ऑल्सो ब्लॉक द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर मॉडर्न इंडस्ट्रीज की ग्रो भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि अगर वर्कर ही नहीं होंगे तो काम कौन करेगा, तो इसलिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज उस समय डेवलप नहीं हो पा रही थी। एज द अनरेस्ट अमंग द इंडियंस ग्रू दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अब धीरे धीरे लोगों के मन में, इंडियंस के मन में बड़ा गुस्सा आने लगा और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ प्रोटेस्ट किया, लड़ाई लड़ी। सो प्रोटेस्ट मूवमेंट अकर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी इन इंडिया। 19th सेंचुरी में ये सारे प्रोटेस्ट जो थे वो शुरू हो गए थे। उसमें से कुछ के नाम यहाँ पे दिए हुए। संथाल रिबेलियन 1855 में हुआ था, इंडिगो रिबेलियन 1859 में, पबना अपराइजिंग 1873 में और डेक्कन रायोट्स 1875 में। इनमें से सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लड़ाई थी वो थी रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का जो रिवॉल्ट था वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा हिस्ट्री में और अंग्रेजों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मार्क द वाटरशेड इन अवर कॉलोनियल हिस्ट्री। वाटरशेड का मतलब होता है ऐसा इवेंट जो बिल्कुल मार्किंग, टर्निंग पॉइंट होता है उस सिचुएशन का, कि हाँ भाई इसके बाद लोगों में बदलाव आना शुरू हो चुका था, कि लोग आजादी के लिए लड़ना शुरू कर दिया था। इट पोज द सीरियस चैलेंज टू द ब्रिटिश राज, दो देयर वॉज जनरल resentment against the British. The immediate cause of revolt was introduction of the new Enfield rifles. इसका एक 1857 रिवोल्ट का एक मुख्य कारण था एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल वो थी जिसके अंदर जब वो गोलियां लगाते थे तो उन गोलियों के ऊपर एक शेल लगा होता था जो कि पिग और काऊ की चर्बी से बना हुआ होता था। Rumor spread among the soldier in Kolkata that the cartilage of this rifle were greased with the animal fat। यानी ऐसा रूमर्स, ऐसी अफवाह फैल गई थी कि जो सोल्जर्स वो उस समय जो जो राइफल यूज करते थे उसकी जो कार्टिलेज थी वो किससे बनी होती थी, एनिमल फैट से। अब उस एनिमल फैट में बोला जाता था कि काऊ और पिग की चर्बी लगाई जाती है। दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। अब गाय की चर्बी की वजह से हिंदुओं को अच्छा नहीं लग रहा था और पिग की चर्बी की वजह से मुस्लिम सोल्जर्स को अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनके जो सेंटिमेंट्स थे वो हर्ट हो रहे थे। ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांड्या सोल्जर बैरकपुर नियर द कोलकाता रिफ्यूज टू यूज दिस कार्टिलेज। अब सबसे पहले 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने ये वाली कार्टिलेज यूज करने से मना कर दिया था। इसी की वजह से ही ये 1857 का रिवोल्ट हुआ था। लेटर 10 में 29 मार्च को उन्होंने मना किया, फिर 10 में 1857 को रिवोल्ट शुरू हुआ। अ रिवोल्ट ब्रोक आउट अमंग द सोल्जर्स इन मीरत। ये जो रिवोल्ट था वो कहाँ से शुरू हुआ था, मीरत से शुरू हुआ था, जिसको आजकल हम मेरठ के नाम से जानते हैं, जो कि यूपी के अंदर है। दे मार्च टू रेड फोर्ट इन दिल्ली एंड डिक्लेयर बहादुर शाह जफर द मुगल एम्परर। अब उन्होंने मार्च यानी कि वो जुलूस निकाला, दिल्ली तक, रेड फोर्ट इन दिल्ली तक गए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफर ही मुगल एम्परर होंगे हमारे। Soon after the rebellion spread to कानपुर, आगरा, इलाहाबाद एंड many places in north and central India। धीरे धीरे ये जो रिबेलियन था वो स्प्रेड हो गया था कहाँ पर, कानपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में और बहुत सारे ऐसे नॉर्थ इंडिया के प्लेसेस थे और सेंट्रल इंडिया के अंदर। Then onwards the revolt no longer remained a sepoy or soldiers mutiny. Deposed ruler also joined the revolt because many lost their kingdom and mainly under the doctrine of lapse। अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से बहुत सारे किंगडम ऐसे थे जो कि अंग्रेजों के अंदर मिक्स हो गए, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया कि हाँ भाई हमें यहाँ से अंग्रेजों को भगाना ही चाहिए। अब उसमें से कुछ लीडर थे, नाना साहिब, तात्या टोपे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और कुछ रिच लैंडलॉर्ड भी थे और तलकदार भी थे अवध के। उन्होंने भी इस रिवॉल्ट के अंदर अपना बहुत सारा साथ दिया था। और जो पुअर पीजेंट्स थे, यानी कि जो गरीब, जो वहां पे उस समय जो मजदूर वगैरह थे, उनसे बहुत बड़ा ह्यूज टैक्सेस कलेक्ट किया जाता था, तो उन्होंने भी उनका साथ दिया कि नहीं भाई अंग्रेजों ने बहुत परेशान किया, इन्हें हमें यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। द ब्रिटिश यूज ग्रेट फोर्स टू सप्रेस द रिवोल्ट। ब्रिटिशर ने बहुत बड़ा दम लगाया, बहुत ग्रेट फोर्स के साथ उस रिवोल्ट को सप्रेस यानी बंद करने की कोशिश की। द रिवोल्ट अल्टीमेटली एंडेड। उस समय एंड तो हो गया था व्हेन बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल टू रंगून। अब बहादुर शाह जफर क्या हुआ, अंग्रेजों के डर की वजह से रंगून भाग गया था। रंगून को आजकल
यंगून के नाम से जाना जाता है, जो कि म्यांमार के अंदर है। दिस ब्रॉट द मुगल डायनेस्टी टू इट्स एंड। अब बहादुर शाह जफर जब भाग गया तो मुगल डायनेस्टी धीरे धीरे इंडिया में से बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। हाउएवर द रिवॉल्ट लेफ्ट द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ब्रिटिश रूल। हालांकि ये रिवॉल्ट जो था उन्होंने ब्रिटिश रूल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था। इन 1858 द क्वींस प्रोक्लेमेशन ब्रॉट इंडिया डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो इन्होंने क्या किया कि क्वीन प्रोक्लेमेशन को इंडिया लेके आए थे और उसको ब्रिटिश क्राउन पहनाया गया था। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज रेफर्ड टू एज अ सिपॉय म्यूटिनिटी बाय द ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर ने इस रिवॉल्ट का नाम सिपॉय म्यूटिनिटी दिया था, जबकि इंडियंस ने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा। इसके बाद धीरे धीरे फ्रीडम के लिए स्ट्रगल शुरू हुए और बाद में हमें 1947 में आज़ादी की प्राप्ति हुई थी।